नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस पीईटी में सामान्य अध्ययन में आज हमारा होगा मॉडल पेपर नंबर 12वां। इससे पहले हमने आपको 11 मॉडल पेपर करा दिया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के एक बार उन सारे क्लास को जरूर करिएगा। आपका पूरी सिलेबस जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक आसान से सवाल से आगे बढ़ते हैं और वीडियो के आखिरी में आप हमारे साथ अपना इसको जरूर साझा करना। अब तो आपका कम से कम 35 बनना ही चाहिए साथियों, क्योंकि पेपर बहुत ही ज्यादा नजदीक है, महज एक सप्ताह के अंतराल पे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध संघ की सभा में रखा गया प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। अब जानते हैं कि बौद्ध में त्रिरत्न की बात की गई है, उसमें संघ की भी बात की गई है। तो बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव पारित किया जाता था, जो प्रस्ताव रखा जाता था, उस प्रस्ताव को क्या बोलते थे। तो साथियों, बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव रखा जाता था उसे नत्थी के नाम से जाना जाता था, यानी ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, अब जरा सा ध्यान रखिएगा बौद्ध संघ से संबंधित कुछ पॉइंट को लेकर के। अगर आप बौद्ध संघ में जुड़ना चाहते थे, मान लीजिए जो भी जुड़ना चाहता था, तो उसकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होती थी और अपने घर से उसे आज्ञा लेना पड़ता था। ऐसा नहीं है कोई जाके ज्वाइन कर ले, नहीं, उसकी आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए थी और वह उसे अपने घर से आज्ञा लेना पड़ता था। बौद्ध संघ में जो प्रस्ताव रखा जाता था उसे नत्थी या वृत्ति के नाम से जाना जाता था। जब उस प्रस्ताव पे पाठन होता था, मतलब पहली बार उसकी रीडिंग होती है, तो उस प्रक्रिया को अनुश्रवण कहते थे। क्या कहते थे? अनुश्रवण कहते थे। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जब भी किसी भी प्रस्ताव को बौद्ध संघ में बहुमत से पारित किया जाता था तो उसको हम भूमि स्कीम के नाम से जानते थे। कहे कि भूमि स्मीकक भी कह के कहेगा, लेकिन आप भूमि स्कीम ऐसा शब्द आप याद रखना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई प्रस्ताव उस पर मतभेद हो जाता है तो उस प्रस्ताव को अधिकरण के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पेपर थोड़ा सा अगर लेवल का बना तो ऐसा सवाल आपसे पूछेगा। सभा में बैठक की जो व्यवस्था करते हैं उस अधिकारी को हम आसन या प्रज्ञापक के नाम से जानते थे। संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया को उपसंविदा के नाम से जाना जाता था। बौद्ध संघ में गृहस्थ जीवन की त्याग को हम प्रवर्ज्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ शब्दावलियां हैं जो बौद्ध संघ से संबंधित है, आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न, मौर्य काल में केंद्र प्रांतों में बटा था तथा प्रांत का प्रशासन वायसराय नामक अधिकारी के अधीन था। अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी। तो अशोक के समय में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है साथियों, और दक्षिणापथ की राजधानी यहाँ पे सुवर्णगिरी है। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान में कि मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो केंद्र था, जैसे इस समय हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो केंद्र क्या था, फिर प्रांतों में डिवाइड था। ठीक है, जैसे इस समय राज्य है ना, वैसे उसमें प्रांत था। फिर अगेन साथियों प्रांत का विभाजन अगेन अंतिम में आप चले जाएंगे तो वो ग्राम में मान लीजिए हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रांत के जो अधिकारी हैं उनको वायसराय कहा गया है। याद रखिएगा, प्रांत के वायसराय को प्रांत के अधिकारी को वायसराय के नाम से जाना गया। मौर्य काल में कहीं कहीं इनको आर्यपुत्र भी कहा गया है, यहाँ पे लिखा होगा कुमार या आर्यपुत्र भी कहा गया है। मौर्य मतलब अशोक के समय में हमें 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। अब इन 5 प्रांतों की राजधानी आपसे पूछा जा सकता है। उत्तरापथ की राजधानी क्या है, तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी क्या है, उज्जैनी। प्राची की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा। कलिंग की राजधानी क्या थी साथियों, तोसली। तो प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में ये आपसे ये मान लीजिए नहीं भी पूछते हैं तो ये वाला पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन है। कण्व वंश का आपसे पूछ रहा कि अंतिम शासक कौन था। तो साथियों कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन हुए। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग जानते हैं शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, और देवभूति की हत्या कौन करते हैं, वसुदेव कर देते हैं। और वसुदेव उसके बाद देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव रखते हैं। अब कण्व वंश के शासक को क्रम से अगर देखा जाए तो वसुदेव, फिर भूमिमित्र, फिर नारायण, फिर उसके बाद सुशर्मन। यानी इस प्रकार आप देखेंगे तो सुशर्मन कण्व वंश के अंतिम शासक थे। सिमुक नाम का एक व्यक्ति है, इन्होंने 30 ईसा पूर्व में सुशर्मन की हत्या कर दी, और सुशर्मन की हत्या करके आंध्र सातवाहन वंश, ये भी ब्राह्मण वंश है, इसकी स्थापना करता है। अब देखिए क्वेश्चन कहेगा कि आंध्र सातवाहन वंश के शासकों को कालक्रम से लगाना है, समय नहीं याद करना, कालक्रम से लगाना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि इसका संस्थापक सिमुक है आंध्र सातवाहन वंश का। फिर दूसरे पर आपको याद रखना होगा सातकर्णी प्रथम आते हैं।
तीसरे पर हाल आते हैं, चौथे पर गौतमी पुत्र सातकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी आते हैं, फिर शिव स्त्री सतकर्णी आते हैं, फिर यज्ञ श्री सातकर्णी का नाम आता है। एक बार में मुझे नहीं, किसी को नहीं याद होगा, 3-4 बार लिख करके कॉपी में इसको पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया था। उस समय मालवा के शासक कौन थे? मेरे भाई इस सवाल को आप लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में बन ही जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि 90% यहाँ से सवाल आपके आ जाने हैं पेपर में। अब इतना कॉन्फिडेंस है तो कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को मिला करके, ऐसा नहीं सिर्फ क्वेश्चन भर में, एक्सप्लेनेशन को मिला करके, ठीक है, 90% है कि सवाल यहाँ से बन जाएगा। मेरे भाई राजा महलक देव नाम है यहाँ पे, जो मालवा के शासक हैं राजा महलक देव, डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है, आपको ये याद रखना होगा यहाँ के राजा कौन कौन हैं। तो पहली बात तो आपसे पूछेगा कि किसका बचपन का नाम अली गुरसास्प है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की है, तो द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी या पृथ्वी के सुल्तान की उपाधि इसने धारण की हुई है। ठीक है, गुजरात पर इसने 1297 में आक्रमण किया है। ये डेट नहीं याद करिएगा तभी भी काम चल जाएगा, लेकिन उस समय गुजरात के शासक कौन है? रायकर्ण द्वितीय हैं, इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रणथंभौर पे 1299 में आक्रमण करता है, उसमें राजा हमीर देव वहां के शासक हैं। चित्तौड़ पे शासन जब आक्रमण करता है तो राणा रत्न सिंह वहां के शासक हैं। मालवा के राजा महलक देव हैं, सिवान के शासक शीतल देव हैं, और जालौर के शासक साथियों कान्हा देव। तो इन सभी का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कहा आपको ये चीज लगानी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो साथियों याद रखेंगे भारत के अंदर फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी है। कौन? शेख बदरुद्दीन समरकंदी, यानी प्रश्न का जवाब होगा आपका सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए भारत में सूफी संप्रदाय कुछ हैं और उनके संस्थापक को याद रखिएगा। जैसे चिश्तिया संप्रदाय, आप जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इसके संस्थापक हैं। इसी तरह से साथियों सोहरावर्दी संप्रदाय था, जहां पे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक हैं। फिरदौसिया संप्रदाय शेख बदरुद्दीन समरकंदी यहाँ पे याद रखेंगे। कादरिया संप्रदाय अब्दुल कादिर जिलानी इसके संस्थापक भारत में। नक्शबंदी संप्रदाय ख्वाजा अलदीन या ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इसके संस्थापक हैं, जबकि रजकिया संप्रदाय के संस्थापक शहजादा अब्दुल रज्जाक हैं। बगाबिया संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल बहाब हैं साथियों। सतारिया संप्रदाय के संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तार हैं। ध्यान रखिएगा इन सभी लोग को। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अगर आपसे सवाल गलत हो रहे हैं तो घबराइए मत, उन सवाल का रिवीजन आप करके जाना। भले अभी यहाँ पे गलत हो रहा है, एग्जाम में गलत नहीं होगा अगर 3-4 बार आप रिवीजन कर लिए। वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जो पिछला जो क्लास हो चुका है ना 1 से लेकर के 11 तक, आप उन क्लास को एक बार 2.5x करके, या 2x आता है मुझे लगता है यूट्यूब पर, आप इसको इतना करके ना एकदम सन सुन लीजिए, मतलब ध्यान से सुनिएगा, सारा सब कुछ तैयार हो जाएगा भाई। अभी भी समय है, एक दिन में 3-3 वीडियो देख करके आप काम चला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी के नियम 17 के द्वारा, पीटी में यह सवाल पूछा कौन से नियम, तो नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की और सती प्रथा का समर्थन किया कि सती प्रथा होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा राधाकांत देव ने ऐसा किया था, ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। सी हो जाएगा प्रश्न का साथियों राइट आंसर, कि पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। ठीक है, अब समझिएगा इस बात को सती प्रथा को लेकर के। तो उस समय गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हीं के समय में 1829 ईस्वी में एक नियम के द्वारा, नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। इसे बंद करने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इन्हीं के समय में 1829 में एक व्यक्ति हैं राजा राधाकांत देव, इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की और सती प्रथा का इन्होंने समर्थन किया कि होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बंद हो गया था। ठगी प्रथा की बात करेंगे तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था और इसके लिए इसने कॉर्ल स्लीमैन नामक अधिकारी की नियुक्ति की। एक बार यह सवाल पूछा भी जा चुका है कि ठगी प्रथा को बंद करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कौन से अधिकारी की नियुक्ति की थी, तो साहब जवाब था आपका कॉर्ल स्लीमैन। जो अच्छे से पढ़ेगा वो गढ़ेगा एग्जाम में। अगला, अखिल भारतीय किसान संगठन
का गठन कब किया गया था? अब देखिए इस सवाल में कंफ्यूजन मत लाइएगा, ठीक है। अखिल भारतीय किसान संगठन, इसकी स्थापना कब की जाती है साथियों? तो 1936 इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। देखिए होता क्या है कि 1927 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ और इसका गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा साथियों किया जाता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो इसी समय 1928 में एक व्यक्ति हैं एन.जी. रंगा साहब, इन्होंने आंध्र प्रांतीय किसान सभा दक्षिण भारत में बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक और सभा है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन किया गया और इसका पहला सम्मेलन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936 को हुआ। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ साथियों। स्वामी सहजानंद इस सभा के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष। यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद का नाम याद रखिएगा। जबकि इसके जो उपाध्यक्ष हैं साथियों, सॉरी महासचिव हैं, वह प्रोफेसर एन.जी. रंगा साहब। इन दोनों नाम को तो घोर के एकदम पे जाओ, ठीक है। अगला सवाल करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी? आप जानते हैं इस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। 1919 की बात है तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा साथियों इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो चेम्सफोर्ड के समय में तो डी.के. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है 1916 में, क्योंकि चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत में वायसराय रहते हैं। 1917 में इसी के समय में आप देखेंगे तो सैंडलर आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, और इसी के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच की जा रही है। इसी के समय में 1919 में साथियों रोलेट एक्ट पारित किया गया, जिस एक्ट का परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और इसी के समय में साथियों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो जाती है। तो इसके समय की जो घटनाएं हैं एक बार आप ध्यान रखिएगा। पेपर में सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया, सवाल बन चुका है। और धोधो का डी.के. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, ये भी सवाल बन चुका है पेपर में, ठीक है। बाकी जलियांवाला वाला सवाल बहुत पहले बनता था, अभी कुछ वर्षों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। एक राजा के बारे में कुछ लिख दिए थे, आलोचना कर दिए थे, इस कारण से इनको सजा हुआ था। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी साथियों, सही है। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा है? तो तिलक को कहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप जानते हैं वैलेंटाइन सिरोल से लड़ने बेचारे ये चले जाते हैं तिलक जी, है ना। दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सर 1 और 2 दोनों के दोनों सही है, ठीक है। अब जरा सा ध्यान रखेंगे तिलक जी के बारे में। पहली बात तो इन्होंने उपाधि धारण की हुई है लोकमान, और दूसरी उपाधि इन्हें भारत के बेताज बादशाह के रूप में भी जानते हैं। इनके 2 पत्र हैं, मराठा पत्र का अनावरण 1881 में, केसरी का पत्र का 1881 में रहा। ये मराठा और केसरी पत्रिका, बस इतना याद रखिएगा। इन्होंने गणपति महोत्सव की स्टार्टिंग की थी और इन्होंने शिवाजी महोत्सव को भी शुरू किया था। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण साथियों सजा हो जाती है। 1896-97 ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र के लोगों द्वारा इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई, लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इन्होंने अपना जब ये मतलब इन्होंने अपने जब मांडले में थे साथियों, इन्हें जब बंद कर दिया गया वर्मा में, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछेगा कि गीता रहस्य किसने लिखा, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक साहब ने। एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, जिसके लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, और इन्होंने ही, वैलेंटाइन सिरोल ने ही भारतीय अशांति का जनक कह दिया किसे? बाल गंगाधर तिलक को। ये वाली बात भी आप याद रखिएगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि लाल बाल पाल में से निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं, मतलब जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए हैं। तो साथियों यहाँ पे याद रखिएगा तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला, 1939 ईस्वी में बंगाल में भारतीय बोल्शेविकी पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों ये स्थापना एन दत्त मजुमदार के द्वारा किया गया। भारत के अंदर भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939, तो एन दत्त मजुमदार के द्वारा ये किया गया। सही जवाब हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर, ठीक है। देखिए
हम बात करेंगे कुछ संगठन की, तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी, इसकी स्थापना 1939 बंगाल में एन दत्त मजूमदार। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, स्थापना 1940, किसने किया? एम एन राय। बोल्शेविकी लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941, इंद्रसेन और अजीत राय। भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसकी स्थापना 1942, किसने किया? सोमेंद्रनाथ टैगोर। तो प्लीज इन सभी का नाम याद रखेंगे और डेट भी इनका बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संगठन देगा और आपसे पूछेगा कब स्थापना किया गया, तो वहां पे हो सकता है आपको समझ में ना आए। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा की उपाधि दी जाती है? पवित्रता के कारण कहा जाता है, तो आप जानते हैं कावेरी नदी को साथियों उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा की उपाधि दी गई है। तो याद रखेंगे डी, बड़े बृहत्तम के कारण नहीं, ठीक है, पवित्रता के कारण। ओके, अगला बात करेंगे कावेरी नदी, तो आप जानते हैं कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं और ये कर्नाटक से होकर के प्रवाहित होती हैं। पवित्रता के कारण साथियों इन्हें दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और यह भारत की एकमात्र नदी है जो दोनों मानसून, यानी आप जानते हैं कि ये भारत का जो दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है यहाँ से भी और निवर्तन करता हुआ मानसून जो आता है यहाँ से भी, तो दोनों मानसून से जल ग्रहण करती हैं कावेरी नदी। आप जानते हैं इन पर शिव समुद्रम परियोजना तमिलनाडु में बना हुआ है, जबकि मैटूर बांध भी इसी पर बना हुआ है तमिलनाडु के अंदर। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण भी किया गया है कावेरी नदी पर तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है राज्य और वहां पे दिया हुआ है कौन सा हॉट स्प्रिंग है, यानी गर्म झरना है। तो ओडिशा में साथियों तप्त पानी दिया हुआ है कि तप्त पानी ओडिशा में है, जो कि बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के अंदर ब्रजेश्वरी पड़ती है, यह भी सही है। राजस्थान में नारायणी है। खीर गंगा कारा साथियों ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, राजस्थान में भी नारायणी है, हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा है। तो साथियों ये सारे सारे सभी हैं। ऑप्शन में कुछ गलती करना चाहिए था पर एग्जामिनर ने नहीं किया, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सारे विकल्प सही हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आप काट दीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मतलब आप कट कर दें, क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है, लेकिन ये सभी के सभी साथियों सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ होगा, इसे आप याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक। पहला हिमाचल प्रदेश में बात करेंगे तो मणिकर्ण यहाँ पे है, उड़ीसा में तप्त पानी, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी, नारायणी राजस्थान में, लेह में प्रणामिका, हिमाचल प्रदेश में आप देखिए खीर गंगा, फिर सिक्किम में आपका थुमथोंग है, लसुंदरा ये हॉट स्प्रिंग है गुजरात में, सोहना हॉट स्प्रिंग ये साथियों हरियाणा में। तो एक बार इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला टाबी निम्नलिखित में से किस देश के स्थानांतरित कृषि का नाम है? टाबी मतलब वैश्विक स्तर पर यह क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से देश से है। तो साथियों याद रखेंगे एक देश है मालागासी, तो वहां की जो स्थानांतरित कृषि है उसे हम टाबी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो सही जवाब होगा प्रश्न का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसे थोड़ा याद रख लीजिएगा, रे या फिर राय, वियतनाम और लागोस के अंदर जो स्थानांतरित कृषि है उसे रे या राय के नाम से जानते हैं, जबकि टाबी मालागासी में, जावा और इंडोनेशिया। और इसे आप लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेपर में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि आपसे पूछेगा हुमा और हुआ कहाँ का स्थानांतरित कृषि है, तो जावा या फिर इंडोनेशिया का। मसोल मध्य अफ्रीका, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, फैगा भूमध्य अफ्रीका देश, चेतीमनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसे भी लगाइएगा, मतलब सवाल में ये भी हो सकता है तुंग्या या टोंग्या, जो कि म्यांमार और थाईलैंड में है। इसे भी लगाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, लेदांग या लादांग, जावा मलेशिया और इंडोनेशिया की स्थानांतरित कृषि है। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, खासकर जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बताया उसे तो ध्यान ही रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केला का शीर्ष उत्पादक है? हम कह रहे थे केरल का शीर्ष उत्पादक, तो केला का शीर्ष उत्पादक कौन सा राष्ट्र है? तो आप जानते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, केला अंगूर ये महाराष्ट्र ही करता है। तो बी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, फ्रूट्स में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में। तो जवाब हो जाएगा आपका 20 प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। देखिए अगर कहेगा कि कुल फल के मामले में, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश में कुल फल के मामले में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। इसे भी थोड़ा सा साथियों याद रखेंगे। अगर सेब की बात करेगा तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। केले की बात करेगा तो ये महाराष्ट्र नंबर 1 पे और उत्तर प्रदेश हमारा नंबर 4 पे। तो हमारा केले का प्रोडक्शन 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश करता है, ध्यान रखेंगे। अंगूर की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जबकि अमरूद की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे हम आते हैं, फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश आता है।
फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद साथियों तमिलनाडु आएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज का साथियों हमारा टारगेट है 100 लाइक्स। अगर आप कर देते हैं तो यकीन मानिए कल प्रिंटेड मोड का जितना भी पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा। तो आप वीडियो को आज हमारे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जितना आप शेयर कर पाते हैं कर लीजिए। जो भी टेस्ट हुए हम उसका पूरा का पूरा पीडीएफ, एक भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोग तक आज शेयर करिएगा। ठीक है, और ये हमारा टारगेट 100 लाइक्स है। आज अगर आप शेयर करते हैं तो यकीन मानिए सारा पीडीएफ का हम अगली वीडियो में लिंक आपको दे देंगे, सेंड करा देंगे साथियों। पर इतना तो आपको करना पड़ेगा भाई, शेयर आप करेंगे। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे भाई कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं क्वालिटी कंटेंट ऐसा तो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेहनत करके ये आप लोग के लिए बनाया जाएगा, कोई फालतू वीडियो नहीं डाला जाएगा। शिक्षा से संबंधित है, आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आएंगी। और पूरी उम्मीद है अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करके जाते हैं तो यकीन मानिए बस आपको रिवीजन करना है भाई, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मैं आपको एकदम अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं, ठीक है, जो एकदम एग्जाम में फंसा दे, आपके काम का हो जाए ऐसा। तो इसके लिए साथी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप एक बार भरोसा करके देखो कि मतलब कंटेंट तो एकदम आपको क्वालिटी मिलेगा, जिस भी क्लास का मिलेगा। ठीक है, बस आप रिवीजन करना। तो आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। आपका इसमें कुछ नहीं लगेगा, बस 1 साल आप हमको अपना दीजिए, जीएस एकदम आपका अच्छा हो जाएगा, मतलब बेहतर हो जाएगा सर। ठीक है, और शेयर करिएगा ताकि अगले वीडियो में मैं आपको ये पूरा का पूरा जितना टेस्ट हुआ है सबका लिंक दे पाऊं साथियों। ठीक है, और 100 लाइक्स आज का हमारा टारगेट से, तो आप इसका जरूर आप पूरा करेंगे। आप मेरी हेल्प करिए, लेकिन मानिए आपको आपकी पूरी सहायता हम करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए, भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। अब ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर है? जरूरी नहीं कि ऐसा कोट करके पूछे, तो आप जवाब दे दीजिएगा कोयले पर निर्भर है ना। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िए। लिग्नाइट का प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में है। तो लिग्नाइट प्रकार का कोयले का प्रकार है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब। देखिए, बात करेंगे कोयला, तो भारत में आधुनिक विधि से कोयले के निकालने का प्रयास सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किया गया था। रानीगंज कोयले का क्षेत्र है। ठीक है, देश में आप जानते हैं गोंडवाना सेल से लगभग 98% कोयला हम प्राप्त करते हैं। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर है? कोयले पर निर्भर है। लिग्नाइट की बात करते हैं तो यह निम्न कोटि का एक भूरा कोयला होता है और यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त भी होता है। भारत में अगर देखेंगे तो लिग्नाइट का सबसे ज्यादा भंडारण, ऐसा मान के चलेगा कि सबसे ज्यादा भंडारण तमिलनाडु राज्य के पास है, खास करके उसका नवेली क्षेत्र में। ठीक है, अगला, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण आर्थिक हितों के संबंधन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वैसे तो अगर देखा जाए तो जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों ये आपका अगर डीपीएसपी में ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, आप जानते हैं, अगर आप देखेंगे आर्टिकल 46 को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप पाएंगे। आप एक बार अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 46 जो आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही उसमें कहा गया है, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये बात कहा गया है कहाँ पे? डीपीएसपी में, यानी आर्टिकल 46 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, कुछ आर्टिकल हैं आप जानते हैं, जैसे ये बात तो सबको पता है कि आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में है अनुच्छेद 36 51 सब पता है। अनुच्छेद 46 में मैंने कहा, इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य होगा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा जनता के अन्य दुर्बल वर्ग जो हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को और उन्हें सामाजिक न्याय के संवर्धन हेतु प्रयास करे। ठीक है, तो ये बात 46 में है। अनुच्छेद 51 में आप जानते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से बात की गई है। अनुच्छेद 49 में आप जानते हैं, इसमें कहा गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान है, जो वस्तु है, इनके संरक्षण को बढ़ावा देगा। ये सारी बात भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप जानते हैं साथियों, मौलिक अधिकार ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी, आपका राइट आंसर। ठीक है, बात करेंगे मौलिक कर्तव्य को, तो आप जानते हैं ये रूस के संविधान से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक समिति बनी थी जिसका नाम है स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने सिफारिश किया, तब संविधान के भाग 4 क के रूप में इसे जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, और इसके लिए बनाया गया आर्टिकल 51 क। ठीक है, मूल रूप से 10 मौलिक अधिकार थी
86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया और 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। 11वां मौलिक अधिकार है, कहा गया कि सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, उन्हें शिक्षा दें, उन्हें एजुकेट करें, कम से कम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, तो ये कहा गया कौन सा मौलिक अधिकार, तो 11वां मौलिक अधिकार, जो कि जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला कहा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। संसद के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित होना चाहिए सब। ठीक है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल आप जानते हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 87 संसद के विशेष अभिभाषण कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अगर लिखता तो और मजा जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आर्टिकल 87 पर एक निगाह डालिएगा, प्रश्न का जवाब होगा आपका डी। क्या कहता है अनुच्छेद 87, समझिए। अनुच्छेद 87 कहता है कि भाई जो राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा वो, और आम चुनाव के बाद वो, इन दोनों सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में क्या करेंगे, अभिभाषण करेंगे और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्यों बुलाया गया, आपके कर्तव्य क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है, वो सब समझाएंगे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी और राष्ट्रपति चाहे तो इसका प्रयोग संविधान के तहत खुद से करें या इसके लिए स्वयं से करें या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करें, और इसके लिए ही राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि साथियों की राष्ट्रपति से संबंधित अगर महाभियोग लाना है तो संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, यानी लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो आर्टिकल 61 के तहत। अगला वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बहुत ही आसान सा सवाल, आप सभी को पता होगा, इसका जवाब अनुच्छेद 112 में इसकी जिक्र की गई है। आप जानते हैं अनुच्छेद 112, इसे एक लिख करना भूल गए, सही कर लीजिए। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद के चुने जाने के लिए क्या योग्यता होती है। पहली बात तो भारत के नागरिक होंगे, दूसरी बात अगर वह लोकसभा के सदस्य होंगे तो उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, और अगर राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति नाम का कोई एक पद होगा। अनुच्छेद 83 एक कहता है कि जो राज्यसभा होगा वह एक अस्थायी सदन होगा, यानी इसका विघटन नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका विघटन नहीं होगा, और इनके सदस्यों का कार्यकाल साथियों 6 वर्ष का होता है। इसके जो है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात अनुच्छेद 83(1) में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं, यानी कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित हैं। ये बात कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य के राज्यपाल होंगे, ऐसा कहता है कि भाई एक राज्य के गवर्नर होंगे, और 154 कहता है कि साथियों इस गवर्नर के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां निहित होंगी, तो राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में होंगी, ऐसा आर्टिकल 154 कहता है। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा, ये आपका राइट आंसर, यानी पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इस संविधान के अनुरूप या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। ठीक है, अधिकारियों के माध्यम से इस शक्तियों का प्रयोग करेगा, और इसके लिए आप जानते हैं राज्यों में राज्य विधानमंडल से राज्य मंत्री परिषद बनते हैं साथियों, जिसका हेड मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दोनों सदनों से, अगर मान लीजिए कहीं विधान परिषद है तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर के बनता है। अनुच्छेद 155 कहता है कि इसके तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हालांकि उनका नाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा सुझाया जाता है साथियों। अगला है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो भैया सब्जी शोध संस्थान यह हमारे यहाँ वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है।
जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला, ए होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए बात करेंगे यहाँ पे कुछ संस्थान को लेकर के, तो याद रखिएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है, जबकि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट ये आपका हैदराबाद में पड़ता है, जबकि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये आपके झांसी में है। केंद्रीय आलू केंद्र यह लीमा यानी पेरू के अंतर्गत ये चीजें आती हैं, मतलब इसका मुख्यालय है। उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सवाल पेट में 2021 में आई थिंक पूछा गया। तो आप जानते हैं कि उचित और लाभकारी मूल्य ये जो है वो गन्ना से संबंधित है, मतलब गन्ना से, जैसे गन्ना के लिए अलग से जो है साथियों ये तय किया जाता है, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी आप जानते हैं खाद्यान्न के लिए सरकार तय करती है, वैसे ही जो है गन्ना के लिए साथियों एफआरपी तैयार किया जाता है साथियों, ठीक है। और ये तैयार करता है कौन? केंद्रीय सरकार तय करता है। तो ए हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब देखिए 2009-10 के बाद से चीनी मौसम के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य की अवधारणा सामने लाई गई। केंद्र सरकार के द्वारा इसका मंत्रालय कृषि और लागत मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पे, और देखिए कौन कौन लोग मूल्य निर्धारण में मदद करते हैं। तो सबसे पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है, इसके लिए इसका जो कृषि और लागत आयोग है वो थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा जो राज्य की सरकारें होती हैं वो, और तीसरा जो चीनी उद्योग के जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन ऑफ शुगर मिल वाले, वो तीनों लोग मिलकर के गन्ने की प्राइस का डिसीजन लेते हैं और अंत में सरकार अंतिम फैसला देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पे गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत का अनुमोदन कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति होती है, फाइनल रिजल्ट यही देता है साहब, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, पेपर में कहेगा अनुमोदन कौन करता है, तो कुछ लोग ये लगा के आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसका अनुमोदन करता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया था? तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय साथियों ये आंध्र प्रदेश में खोला गया, यानी इस प्रकार करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। वर्तमान में तेलंगाना में ये पड़ता है, ठीक है। और इसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मतलब खुला विश्वविद्यालय है एक तरह से, और ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है, 1982 में खोला गया था, वर्तमान में तेलंगाना में पड़ेगा। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून में है, जबकि राष्ट्रीय लोकोमोटिव है शायद साथियों, ठीक है, दिव्यांगजन संस्थान ये अपने कोलकाता में है। फिर अली यावरगंज राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान यह मुंबई में पड़ता है। राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान ये सिकंदराबाद में पड़ता है। तो एक बार इन संस्थान पे ध्यान रखिएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत होती है? यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन साथियों 1944 में हुए ब्रिटेन वुड्स समझौते में आते हैं। कई इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, तो इसमें आईएमएफ भी है, इसमें आपका वर्ल्ड बैंक भी है, आईबीआरडी भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारे लोग आते हैं, ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत इनकी स्थापना होती है। भारत, सवाल यह आता है कि देखिए आईएमएफ हो गया, आईबीआरडी, ये सब जो है ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था, उसके तहत आ जाते हैं। भारत जो है याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ का मेंबर बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर बनता है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आईएमएफ में कुल 191 देश हैं। अक्टूबर 2024 में एक देश है लिंचेस्टीन, यह 191 सदस्य जो है बना हुआ है। आईएमएफ जानते हैं बहुत बड़ा रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, यह साथियों आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सवाल भी कई बार पेपर में बन चुका है, डायरेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मौद्रिक प्रणाली में सुधार से था? कौन सी समिति डायरेक्ट इससे रिलेटेड है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जो चक्रवर्ती कमेटी बनी है इसका सीधा सा संबंध है मौद्रिक प्रणाली में सुधार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे एक समिति है जिसका नाम है दत्त समिति, जिसका काम है औद्योगिक लाइसेंसिंग का काम, मतलब उसको सुधार के लिए था। वांचो कमेटी ये डायरेक्ट टैक्स को लेकर के है। राजमन्नार कमेटी ये केंद्र राज्य संबंध को लेकर के बनाया गया था, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली में सुधार करना है। गोस्वामी कमेटी जो बना औद्योगिक रुग्णता की समस्या को रिजॉल्व करना था। जानकी रमन कमेटी बना था शेयर घोटाले की जांच पड़ताल करने के लिए, जबकि मल्होत्रा समिति बना है बीमा क्षेत्र में सुधार को चेक करने के लिए। चलया समिति कर सुधार से संबंधित है। तेंदुलकर समिति बना था, आप जानते हैं, निर्धनता के आकलन के लिए, जबकि नरसिम्हन की कमेटी बनी थी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार को लेकर के। तो एक बार इन समिति का नाम थोड़ा सा संस्मरण रखेंगे। अगला,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर अधिकतम थी? केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो आप जानते हैं हर बार की तरह लक्षद्वीप ये जो है यही था, 2001 में भी यही था, 2011 में भी। इसके साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ए। अब देखिए दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे साक्षरता के मामले में दमन और दीव है 87.1%। तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, चौथे नंबर पे दिल्ली था। फिर यहाँ पे देखिए चौथे नंबर पे साक्षरता के मामले में है फिर चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली। ठीक है, अगला करेंगे। हाल ही में जारी किए गए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कितने राज्यों का विश्लेषण किया गया? अब तो आप इसका जवाब बताएंगे क्योंकि पहले भी हमने इस पर आपसे कि जो आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक उस पर हमने चर्चा कर लिया है। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का बी, 18 राज्य। आप जानते हैं कि यह सूचकांक 2 अप्रैल 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 को कवर करती है। ये सवाल भी पेपर में आएगा कि कौन से वित्तीय वर्ष को कवर करेगा, तो याद रखेंगे 2022-23 को। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है कि राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य की समझ और निष्पक्षता का मूल्यांकन करना। सूचकांक में 18 राज्यों का विश्लेषण किया गया और शीर्ष पर इसमें ओडिशा है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे गोवा, चौथे पे झारखंड और पांचवें पर जो है गुजरात राज्य का नंबर आता है। लेकिन हमें लिए शीर्ष वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उड़ीसा को रट लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है 4 अप्रैल 2025 को छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो साथियों आप जानते हैं बैंकॉक के थाईलैंड में, मतलब थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया जाता है। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2025 की घटना है, तो ये होता है बैंकॉक थाईलैंड। यानी जवाब होगा आपका प्रश्न का ए, पहला हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अभी आप जानते हैं कि 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक के थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजन किया गया छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जिसका थीम है साथियों बिम्स्टेक समृद्धि, लचीला और खुला। ये इसका थीम है, इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारत वर्ष 2027 में बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी भी करने वाला है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। सम्मेलन में भारत ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बोधि नामक एक कार्यक्रम स्टार्ट किया और ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बोधि कार्यक्रम के तहत भारत ने कहा कि जो भी बिम्स्टेक देश से युवा जुड़े हैं उनमें से 300 युवाओं को हम प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्रदान करेंगे भारत के अंदर। ठीक है, आप जानते हैं बिम्स्टेक का मुख्यालय साथियों तो ढाका में है, यानी बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है। अगला सवाल है हाल ही में गैब्रियल बोरिक फोंट ने भारत की यात्रा की है, वह निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? अब देखिए ये सब सवाल पेपर के सवाल है भाई, ऐसे ही जो है पेड का क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो वहां जो लोग नहीं अच्छे से पढ़े होंगे वो बैठ के इंतजार करिएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर, चिली हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। गैब्रियल बोरिक फोंट जो है वो चिली के राष्ट्रपति हैं साथियों, जो भी हाल ही में भारत की यात्रा किए थे 1 से 5 अप्रैल को। तो 1 से 5 अप्रैल 2025 को चिली के राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक फोंट ने भारत की यात्रा की। चिली के राष्ट्रीय कॉपर कॉर्पोरेशन जो चिली का है और भारत में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, जो HCL है साथियों, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। आप जानते हैं चिली जो है वो वैश्विक स्तर पे तांबा का प्रोडक्शन करने में सबसे नंबर 1 पे है साथियों। ठीक है, तो चिली का एक एरिया है, ऑप्शन बताइएगा कि आप लोग चुक्की माटा कहाँ पे है। ठीक है, देखते हैं आप लोग बताएंगे क्या होता है उसका जवाब। ठीक है, कि तांबा सबसे ज्यादा चिली में प्रोडक्शन होता है। जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन की बात करेंगे तो यह ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन चूंकि चर्चा में थे ग्रीनलैंड के, ये हैं साथियों, याद रखिएगा। मेटे फ्रेडरिक्सन ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं, दोनों को याद रखिए। इसके साथ साथ आप जानते हैं हाल ही में चिली ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया, तो हमारे और चिली के बीच में संबंध थोड़ा सा मजबूती से बन रहा है साथियों, इसको थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे। यानी दक्षिण अमेरिका में अपने बीच में रिश्ता थोड़ा सा सही होने वाला है। उत्तर अमेरिका में तो ट्रंप जी हड़काते रहते हैं मोदी जी को, पर हमारे मोदी जी भी कम नहीं है, वो भी हड़का देते हैं, है ना। अगला सवाल है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025, मतलब एक सांस में पूरा क्लास हमने खत्म कर दिया भाई, ये एहसान करना, थोड़ा लाइक कर देना, है ना। तो भाई कह रहा है कि ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा है? ये सवाल बहुत दमदार है, इसको आप लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट, सवाल लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट। जवाब होगा इस प्रश्न का राजस्थान, जवाब होगा आपका इस प्रश्न का बी राइट आंसर है। देखिए आप जानते हैं कि हमारा जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जारी किया है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। ठीक है, और इसके साथ साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी ये भी मिला हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता, ठीक है, इसे भी थोड़ा याद रखिएगा, 21,09,655 मेगावाट है। ये भी याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को भी,
ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक सवाल और पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी या कौन सा? तो जवाब होगा साथी पवन ऊर्जा की संभावना ज्यादा हमारे यहाँ है। रिपोर्ट के अनुसार शेष 4 राज्य कौन से हैं? तो देखिए पहले नंबर पे तो राजस्थान आएगा, यहाँ पे ज्यादा हो सकता है नवकरणीय ऊर्जा, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उसके बाद कर्नाटका। तो इन चारों राज्यों को याद रखिएगा इस रिपोर्ट के अनुसार, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान। टाइगर ट्रायम्फ किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो याद है आपको भारत और अमेरिका के बीच में भी अप्रैल में ये चीज हुआ था, टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन। ठीक है, तो चौथा संस्करण है, तो ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच। सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? पहला राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अब जानते हैं कि 1 से 13 अप्रैल 2025 को टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया। इस युद्धाभ्यास का यह संस्करण कौन सा है? चौथा है। यह 2 चरणों में आयोजित किया गया साथियों। पहला जो है हमारा पहला संस्करण विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला सवाल है, विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन कहां पे किया गया? विश्व बॉक्सिंग कप 2025, तो आप जानते हैं साथियों ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? सी आपका राइट आंसर। देखिए बात करेंगे विश्व बॉक्सिंग कप 2025 को लेकर के, तो 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 के मध्य फोज डू इगुआक, ये कहाँ पे है? ब्राजील में, यहाँ पे किया गया। भारत ने इसमें कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 कांस्य हैं। भारत के लिए हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका नाम आपको याद रखना होगा, जबकि अविनाश जामवाल ने भारत के लिए रजत पदक जीता है। आप जानते हैं विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का फाइनल अभी हुआ नहीं है, 15 से 22 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाला है। विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में कुल कितने देशों ने भाग लिया है? तो 19 देशों ने भाग लिया हुआ है। ठीक है, अगला अप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? देखिए लिखा है केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ सभी सब राज्य का नाम दिया हुआ है। ऐसे हो जाता है एग्जामिनर से गलती, कोई दिक्कत नहीं है। ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का पहला, क्योंकि बाकी सभी राज्य हैं और ऊपर वाला आपका केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे सवाल होना चाहिए किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य, दोनों लिखना चाहिए था। ठीक है, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी लद्दाख हो जाएगा इस प्रश्न का आपका सही जवाब। ठीक है, अब समझेंगे 13 अप्रैल से 4 मई 2025 के मध्य लद्दाख में अप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। 14 से 20 अप्रैल 2025 के मध्य में रोंगालू महोत्सव मनाया गया है, कहाँ पे? असम में। 27 मार्च 2025 को भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो किया गया भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा, कहाँ पर? बंगलुरु में, रट लीजिएगा। 13 अप्रैल 2025 को इक्वाडोर के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को चुना गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेनियल नोबोआ का है, तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दुबई में किया गया, सही है। हाल ही में बैसाखी उत्सव का आयोजन रंगमती यानी बांग्लादेश में किया गया है। ये दोनों विश्व से संबंधित न्यूज हैं और दोनों के दोनों न्यूज आपके बैसाखी उत्सव, बैसाखी नहीं बैसाखी उत्सव, ये कहाँ पे किया गया भैया? रंगमती बांग्लादेश में। तो दोनों बात सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट आपके दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा साहब आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कुछ खबरें। तो 12 से 13 अप्रैल 2025 के मध्य दुबई की यूएई में वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, भूलिएगा नहीं। 5 से 14 अप्रैल 2025 के मध्य बैसाखी उत्सव मनाया गया, कहाँ पे? रंगमती, जो कि कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। 9 अप्रैल 2025 को तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? काठमांडू में, नेपाल में। वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी यानी यूएई में किया गया है। अगला विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों आप लोग जानते हैं प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस, 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। एक बार आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा इस चीज को, वैसे मैं कंफर्म हूँ विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, बट एक बार आप गूगल कर लेना इस प्रश्न को। ठीक है, 4 अप्रैल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय बारूदी सुरंग जागरूकता दिवस मनाते हैं। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग दिवस, जबकि राष्ट्रीय मातृत्व दिवस। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाते हैं 9 अप्रैल को। आप जानते हैं 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाते हैं। पर एक बार गूगल कर लेना ताकि गलत ना हो भाई, है ना। हेपेटाइटिस रोग आप जानते हैं हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। अब ये कह रहा है कि इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस रोग जिसको हो जाता है उसकी यकृत यानी लीवर सूज जाती है, फूल जाता है लीवर, तो भैया हृदय यकृत हो जाएगा राइट आंसर, यानी लीवर हो जाएगा सही, आपका सही जो होगा जवाब ए।
मेरे भाई हेपेटाइटिस बी आप जानते हैं एक संक्रामक रोग होता है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस के द्वारा होता है। इसके कारण आपके लीवर में सूजन आ जाएगा, जलन पैदा होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है हेपा डीएनए वायरस का ही परिवार होता है। 28 जुलाई को आप जानते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस हम मनाते भी हैं। 28 जुलाई 2018 को भारत सरकार ने हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था। कहां से चलाया था? नई दिल्ली से चलाया था। तो हेपेटाइटिस के बारे में 2-3 बात है आपको ध्यान रखना होगा। अगला सवाल है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है? उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो यह संस्थान हमारे यहाँ लखनऊ में पड़ता है भाई। बहुत अच्छा, उपोष्ण बागवानी संस्थान सही जवाब है आपका, बी होगा प्रश्न का सही जवाब। अब देखिए कुछ संस्थान है लखनऊ में, इसको रख लीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, नेशनल, ये थोड़ा याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स रिसोर्सेज, फिर सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये तो लखनऊ में है ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला, ओबरा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये ऐसे सवाल हैं जो मतलब छिपे हुए रहेंगे और सिलेबस में नहीं लिखा है डायरेक्ट उत्तर प्रदेश का, पर ऐसे सवाल पेपर में देखे गए हैं साथियों। ठीक है, तो ओबरा जो ये परियोजना है यह रिहंद नदी पर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं यूपी से लेके, तो उस पर हम डिस्कस करते चलेंगे। तो साथियों सही जवाब हो जाएगा आपका रिहंद नदी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का कौन सा? डी होगा आपका राइट आंसर। खारा नाम का परियोजना असम नदी पर है सहारनपुर में। माता टीला ये जल विद्युत परियोजना है। माता टीला यह बेतवा नदी पर है, ललितपुर में पड़ता है। चित्रौरा ये ऊपरी गंगा पे है, मुजफ्फरनगर। जबकि सलवा ये भी गंगा नदी पर पड़ता है, मेरठ में। ओबरा ये जो है रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में। शीतला ये बेतवा नदी पर है, कहाँ पे? झांसी में। तो एक बार इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है खेल का सामान, एक दूसरी तरफ दिया हुआ है साथियों उद्योग। तो साबुन निर्माण उद्योग ये हमारे अलीगढ़ में नहीं पड़ता। अलीगढ़ में ताला उद्योग आप जानते होंगे बहुत अच्छे से कि ताला उद्योग अलीगढ़ से संबंधित है। तो यही वाला हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। तो प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बी, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। देखिए मेरठ की बात करेंगे तो खेल का सामान, खिलौना और कैंची उद्योग ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कानपुर साबुन का निर्माण होता है, बाकी विस्फोटक पदार्थ भी, और चमड़ा उद्योग भी आप जानते हैं। गाजियाबाद में सिगरेट का प्रोडक्शन होता है, जबकि ताला अलीगढ़। मुरादाबाद ये पीतल और तांबे के लिए फेमस है। सहारनपुर पचकुरा खिलौना, लकड़ी का नक्काशी, कागज और लुगदी उद्योग के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद आप जानते हैं कांच के लिए जाना जाता है, कांच की चूड़ियों के लिए साथियों ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला है लाख बहुसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आप जानते हैं लाख बहुसी पक्षी विहार यह कन्नौज में पड़ता है। तो मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का सी, राइट आंसर। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसे हम नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं, यह नवाबगंज में है। समसपुर पक्षी विहार ये रायबरेली में है, जबकि लाख बहुसी पक्षी विहार कन्नौज में। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, बखरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, सांडी पक्षी विहार हरदोई, समन पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार एटा में। तो मेरे भाई एक बार आप इनका स्मरण करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। हालांकि गाथा सप्तशती पुस्तक के लेखक हाल हैं, तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा प्रश्न का डी, राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनका याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकते हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखा, हाल ने गाथा सप्तशती, वात्स्यायन ने कामसूत्र, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र या फिर सौंदरानंद नामक किताब लिखा। स्वप्नवास दत्तम ये भी भास की किताब है। गुढ़ाढ्य ने बृहद कथा कोश की रचना की हुई है। तो इनका एक बार आपको नाम ध्यान रखना है, पेपर में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला, बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध या लड़ाइयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा युद्ध भाई ने कब कब लड़ा था? तो अगर आप देखेंगे तो एक क्रम से ये दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले पानीपत का, फिर खानवा का, फिर उसके बाद चंदेरी, फिर उसके बाद घर गया। तो चंदेरी मतलब तीसरा और चौथा घर, बिल्कुल 1 2 3 4 ही सही हो जाएगा। यानी अगर आप ध्यान रखेंगे तो 1 2 3 4 प्रश्न संख्या सी आपका सही होगा, इसमें राइट आंसर। अब देखिए कुछ लड़ाइयां हैं जो आपसे पूछा जाएगा, हालांकि आने वाले सेट में औरों पर डिस्कस हम करेंगे, पर ये थोड़ा थोड़ा करके याद किया जाएगा तो याद करने में आसानी होगा। 21 अप्रैल 1526 को आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जबकि 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। 5 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया।
दोहरिया या देवरा का युद्ध आप जानते हैं 1532 में लड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हुमायूं लड़ता है इसको। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा जाता है, ये भी हुमायूं लड़ता है, शेरशाह सूरी से हो रहा है। 17 मई 1540 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध ये भी हुमायूं लड़ता है 1555 में। सरहिंदी का युद्ध होता है साथियों 22 जून 1555 को। फिर इसके बाद 1544 में होता है आपका समेल का युद्ध। तो आप एक बार इन युद्धों का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार अच्छे से इसका आप रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, इंडियन अनरेस्ट पुस्तक, अभी तो हमने चर्चा किया था, इसके लेखक कौन है? वही जिसने तिलक जी को छेड़खानी करी थी, क्या नाम था? वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ पुस्तक और उनके लेखक। तो जोनाथन पेरी की पुस्तक है डेथ इन बनारस, द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म, ठीक है। नंददास की पुस्तक है रास, इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, रास पंचाध्यायी। वृंदावन दास चैतन्य भागवत, जैनंदा चैतन्य मंगल, नरहरि भक्ति रत्नाकर, दुर्गादास इंडियन फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, डॉक्टर रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जबकि वैलेंटाइन सिरोल इंडियन अनरेस्ट। तो अभी हमने इस पर चर्चा किया, आपने देखा भी, ठीक है। अगला सवाल करते हैं 44वां, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है? इस क्वेश्चन में काफी कॉम्प्लिकेशन रहता है, कई बार ये सवाल गलत हो जाता है पेपर में, अगर ऐसा सवाल आता है एग्जामिनर कंफ्यूज भी आता है और वाकई में लगभग लोग कंफ्यूज ही हैं, ठीक है। बट फिलहाल में इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका नॉर्वे, जो बताया जा रहा है आप इसको रट लीजिए। इनमें से कोई आएगा तो मान लेंगे, इससे अतिरिक्त आएगा तो उसको गलत कर देंगे, बस इतना याद रखिएगा। पर इसमें कंफ्यूजन रहता है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। हो सकता है आप कुछ पढ़िए तो उसमें अलग सोर्सेज में अलग कुछ बताए, पर घबराना नहीं है, इसमें हमेशा बवाल रहता है सवाल में, ठीक है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और रशिया, ये बाल्टिक देश से लगे हुए हैं, ठीक है। नॉर्वे भी लगा हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में और कोई नहीं मतलब मिल रहा है, ठीक है, और कोई अलग देश मिल रहा है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि कई बार इसका जो है जवाब एग्जामिनर भी गलत ही कर देता है। तो बाल्टिक देश से नहीं लगा है, एक बार आप गूगल करके भी इसको कंफर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। पर नॉर्वे भी, अगर चूंकि स्वीडन फिनलैंड लगा हुआ तो नॉर्वे भी लगना लाजमी है, ठीक। पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेपर में नहीं देता है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बना है। मैं बार बार इस प्रश्न देख रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। ऐसे प्रश्न से थोड़ा बचिएगा, इसीलिए दिया कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। अगला, पेनाइन पर्वत का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? देखिए जो चीजें सही है भाई मैं वही आपको बताऊंगा कि कंफ्यूजन कहाँ बनता है, क्योंकि काफी अनुभव है पेपर देने का और कई वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूर आ गया है कि कौन सा कहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो पेनाइन पर्वत कहाँ पे है? देखिए यहाँ पर भी ये गड़बड़ होता है सवाल पेनाइन और एपिनाइन को लेकर के। तो जो पेनाइन पर्वत है वो इंग्लैंड में पड़ता है, अभी जो एपिनाइन पर्वत पड़ता है वो इटली में पड़ता है। दोनों में अंतर है, पेनाइन और एक यहाँ पे शब्द दे देगा एपी9 या AP9, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो बी हो जाएगा पेनाइन पर्वत का ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ पर्वत है इसको आप रख लीजिए, जैसे स्कॉटलैंड में ग्रैम्पियन नाम का पर्वत पड़ता है, इंग्लैंड में पेनाइन और कैम्ब्रियन पर्वत। पिरेनीज पर्वत मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाएगा, जर्मनी में हार्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या फिर अल्सबर्ग पर्वत पड़ता है। यूराल में यूराल पर्वत पड़ता है, स्टोनबॉय पर्वत और खिंगन पर्वत। फ्रांस में जूरा पर्वत या फिर वाजेस पर्वत। इटली में एपिनाइन पर्वत पड़ता है। फ्रांस और इटली में साथियों अल्प्स पर्वत पड़ता है। तो बी केयरफुल, ठीक है, इनको एक बार रटेंगे, बाकी अगले सेशन में हम और भी सेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। लिब्रेविल निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो आप जानते हैं साथियों लिब्रेविल जो है वो है गैबोन देश की राजधानी है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, इस प्रश्न का हो जाएगा आपका सही जवाब बी, राइट आंसर है, ठीक है। देखो बात हम करेंगे अफ्रीका को लेकर के, तो यहाँ के कुछ देश और उसकी राजधानी है, जैसे आप माली की राजधानी बामको, केन्या की राजधानी नैरोबी, मोरक्को की रबात, बोत्सवाना की गैबोरोन पड़ता है, मोजाम्बिक की मापुतो, अब जबकि लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और चाड की राजधानी होता है एनद जामेना, फिर लिब्रेविल, गैबोन की राजधानी, नाइजर की राजधानी आपका नियामी होता है। तो 2-3-4 बार पढ़ेंगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगला, निक्सॉन गोल्ड कप का संबंध किससे है? निक्सॉन गोल्ड कप, तो साथियों ये खेल से संबंधित है। निक्सॉन गोल्ड कप, डुरंड या कुछ कप होते हैं, जैसे आपने अभी निक्सॉन देखा, इसके साथ साथ एक और होता है डुरंड कप होता है, ठीक है, और इसके साथ संतोष ट्रॉफी भी जुड़ी हुई है। तो ये सब जो है फुटबॉल से संबंधित है। जवाब हो जाएगा प्रश्न का आपका सी, राइट आंसर, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इन्हीं को CR7 भी बोलते हैं।
आपसे पेपर में पूछेगा CR7 किसे कहते हैं, तो रोनाल्डो साहब को बोलते हैं। निक्सॉन गोल्ड ये फुटबॉल से संबंधित है, जबकि ब्लैक पर्ल इसका भी संबंध फुटबॉल से है। खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी का संबंध कहां से है? फुटबॉल से। रोनाल्डो तो फुटबॉल से है ही। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से ही संबंधित है। अगला, वैश्विक भूख सूचकांक 2024, इसे मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलती हो गया था एक सेट में, वहां पे आप सही कर लीजिएगा। शायद वहां पे सूचकांक में 107 बाई मिस्टेक टाइप हो गया, तो इसलिए मैंने इसको सही करवाया ताकि गलती ना हो। इस सूचकांक में कह रहा है कि भारत को कौन से रैंक मिली है, तो साथियों करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। जहां गलत हुआ था प्लीज आप उसे सही करना, एक बार आप देखना अपने नोट्स में, वहां हमने 107 बता दिया था जो कि गलत हो गया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 105 हो जाता है। माइनर मिस्टेक मेरे भाई, कोशिश बहुत करते हैं फिर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हो जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक की बात करेंगे, दो लोग मिलकर के जारी करते हैं, एक तो आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्थ हैंगर हेल्थ, ये दोनों लोग मिलकर के जारी करते हैं। इस बार जो जारी किया गया इस सूचकांक का यह साथियों 19वां संस्करण था। इससे पहले 18 संस्करण जारी किया जा चुका है, यह इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। इसका विषय है लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु प्रतिरोधक क्षमता और भूख मुक्ति को बढ़ावा दे सकता है, यह इस सूचकांक का थीम है। इस सूचकांक में 127 देशों के स्कोरों की गणना की गई है। भारत की स्थिति बताया जाए तो 27.3 स्कोर के साथ भारत 2024 में 105वें स्थान पे है। मेरे भाई यह स्कोर भारत की गंभीर भूखमरी की स्थिति को बताता है। सरकार ने कहा ऐसा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, भारत सरकार ने प्रतिक्रिया ऐसा दिया था, पर उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भूखमरी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। ठीक है, अगला, राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध आदिवासी नाच है? तो साथियों यह राउत जो नाच है यह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मतलब नाच है। अब आप देखेंगे उत्तराखंड में तो यहाँ पे छपेली नाम का नृत्य होता है, जोहरा नृत्य होता है, फिर पांडव नृत्य होता है। हरियाणा में धामल नृत्य होता है, खोड़िया नृत्य होता है, गोगा नृत्य होता है, फाग नृत्य है, फिर झिंझिया नृत्य बिहार का है, धुबिया नृत्य है, फिर खड़गड़वा नृत्य। राजस्थान में कालबेरिया नृत्य हो गया, चोरी नृत्य हो गया, फिर गिदड़ी नृत्य हो गया, पनिहारी और घूमर। एक 2 3 4 बार इसको पढ़ेंगे पेपर में टिकल हो जाएगा सवाल, पता नहीं नृत्य से आए भी ना आए, सिलेबस में तो दिया है लेकिन सबको ही करा रहे हैं तो हम नहीं करा रहे हैं, तो एक दोबारा आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमने इतना नृत्य करा दिया है कि आप भी जाकर के वहां नृत्य कर सकते हैं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? मेरे भाई आज का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। आप लोग लाइक ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो अगली बार जो है टेस्ट 13 कल सुबह ही मिल जाएगा। आज फिर रात भर काम इस पे होगा, और टेस्ट 13 चूंकि मैं 20 टेस्ट कहा हूं तो एज सुन एज पॉसिबल मैं 20 टेस्ट आपका कंप्लीट करा कर ही दम लूंगा। ठीक है, चाहे मुझे कल 2 टेस्ट अपलोड करना पड़े। तो 24 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिनेवा में बना था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 24 दिसंबर 2003 को। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बना था। ठीक है, इसी तरह से एक और संस्थान दिया हुआ है यहाँ पे, हमने कहा इसकी भी चर्चा कर लिया जाए। एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की जाती है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों आपसे कहेगा कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो साथियों याद रखिएगा कि FAO का मुख्यालय रोम में पड़ता है, इटली के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अभी 7-8 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 7-8 दिन आप क्या करो, जो भी सेशन हमने आपको GS में करा दिया एक बार आप उस कंप्लीट एक बार अच्छे से आप थोड़ा सा स्पीड बना करके वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, जो भी चीजें आपको हमने कवर करा दी, ठीक है, उसका रिवीजन आप एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है। ठीक है, अलग से आपको क्या पढ़ना चाहिए इस समय अगर हम बात करें तो जैसे मैथ के जो ग्राफ के सवाल हैं वो आपको करना है, क्योंकि अगर आप वहां से 20 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। ठीक है, वो सवाल आपको नहीं छोड़ना, 50 20 70 तो ऐसे कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अभी आपने देखा हिंदी का तो हालांकि कम ही सवाल आ रहा है, लेकिन 15 क्वेश्चन हिंदी के आ रहा है सर। ठीक है, 15 नहीं आ रहा, शायद 10 एक ग्राफ आ रहा है, और ग्राफ के साथ मतलब 2 ग्राफ पैसेज आ रहा है, और पैसेज के साथ साथ एक नॉर्मल जो है जो स्टैटिक पार्ट होता है हिंदी में जिसमें ग्रामर का पोर्शन होता है, वो चीजें दे रही हैं। तो अगर ग्रामर का पोर्शन आप नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आप 3-4 प्रैक्टिस यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर करा रहे हैं। अमरनाथ सर एक है हिंदी वाले, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो उनकी प्रैक्टिस चल रही है ना हिंदी वाली, खास करके पेट एग्जाम के लिए, ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस सेट कर लो, 4-5 कर लो, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, और वहां से आपका हो जाएगा। अब रह गई बात कि हिंदी में सर जो पैराग्राफ है वो हम कहाँ से करें।
मेरे भाई एक आदित्य प्रकाशन की किताब आती है, बस वही कर लो, आदित्य प्रकाशन की किताब कर लो, प्रीवियस ईयर के ही ग्राफ ये लोग देते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं चाहे जो एग्जाम वाले हों। तो आदित्य पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का जो ग्राफ दिया हुआ है, उन सभी ग्राफ को आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो, क्योंकि लोग हल्के में लेकर जाते हैं और सवाल यहाँ से भी गलत होने की संभावना रखते हैं, तो आप गलत नहीं करना, ठीक है। बाकी कोई डाउट है कमेंट करिए, क्विक रिप्लाई जाता होगा विद इन 1 आवर, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें आप इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।